इंडिया विद बुलडोजर। तो कैसे कर सकते हैं? ऐसे भी लोग हैं जो खबरों से गद्दारी करते हैं। अब आप अर्बन को ही, हमारे अर्नब को ही देख लीजिए। नमस्कार। हमारा जो स्टिंग या मोन्टाज चलता है शो का, उसके आखिरी में एक आवाज आती है। वो आवाज एक देश के प्रधानमंत्री की है। उसके ठीक पहले एक आवाज आती है। वो आवाज इस देश के प्रधान एंकर की है। जी हाँ, अब देश में प्रधान एंकर भी होने लगा है। और इस देश के प्रधान एंकर ने अभी, जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके 24 घंटे पहले देश के प्रधानमंत्री के सामने जो है एक शपथ ली। जैसे डॉक्टर शपथ लेते हैं, एक हिपोक्रेटिक ओथ जो है उसको कहलाती है, वैसे ही हिपोक्रेसी की ओथ जो है इस प्रधान एंकर ने ली, जहां उन्होंने कहा एक लोकतंत्र में चुने हुए प्रधानमंत्री से कि महाराजाधिराज, जो कि प्राचीन काल में ईश्वर का अवतार माना जाता था, उसके आगे खड़े होकर उन्होंने शपथ लेकर कहा, जैसा कि प्रशांत जी अभी बातचीत में कह रहे थे, कि मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हुए कहा कि हम जैसा भी आप राजपाट चलाएंगे उसमें जो है आपके सहयोगी रहेंगे। ये लगभग वैसी ही भाषा थी जैसी किसी पारंपरिक पुराने शादी के कार्ड में दर्शनाभिलाषियों की या विनीत के नीचे जिनके नाम लिखे होते थे, उनकी भाषा जिस तरह की शादी के कार्ड में होती थी, वैसी ही थी। मैं मान के चल रहा हूं कि प्रधानमंत्री को नीचे एक लाइन छूट गई थी, मोदी जी जलूल जलूल खाना सारी आना, मुझे भी बुलाना सारी खिलाना। मैं तो ये भी मान के चल रहा हूं कि जब इस कार्यक्रम का आमंत्रण प्रधानमंत्री को भेजा गया होगा तो उसमें शायद ये भी लिखा हो कि भेज रहे हैं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना, माफ कीजिएगा, ओ भारत के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। और दरअसल ये देखते देखते दिक्कत ये, मैं तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है। तुम जितनी बार आने कहते हो मुझे खाने सुनाई देता। दिक्कत क्या है? मुझे भूख लगी है या कोई और मामला है? नहीं, आपको भूख लगी होगी, पर चूंकि अभी हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा। तो जो है प्रधान एंकर ने जो है प्रधानमंत्री के सामने बैठ के, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर मैंने इसलिए लगाई है कि आप ऑरा और एटीट्यूड दोनों देख सके। प्रधानमंत्री का एटीट्यूड आपको इस तस्वीर में दिख रहा होगा, और प्रधान एंकर का जो एप्टीट्यूड है वो तो हम सब खैर जानते ही हैं कि कितना और किस तरह का है। उनकी तरह मेरी हिंदी में तफलीक बस नहीं है उतनी। प्रधान एंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपका जो विजन है, आपका जो मिशन है, और जो भी कुछ आपका है, हम उसमें सहयोगी हैं। लगभग यही बात प्रधानमंत्री जी हो जो भी कुछ आपका है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला है। नहीं, मतलब मैं वहीं पर जा रहा हूं। जो भी कुछ आपका है वो चूंकि मेरा नहीं है, वो तो किसी और का है। जिनका नाम लेना मना है, संसद से भाषण जो है एक्सपंज हो जाते हैं और सदस्यता भी जा सकती है। तो यहाँ पर जो है एक गीत याद आ रहा था पुराना फिल्मी, कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो एक व्यक्ति जो वहां उपस्थित ना होकर भी उपस्थित था, ये हुआ। और इसी कार्यक्रम में जो है वो देश की सामूहिक चेतना की हत्या के बाद प्रधानमंत्री ने आत्महत्या पर एक चुटकुला सुनाया। और कैसा मनहूस दिन है कि हमको दरअसल ये शो जो है गुरुवार को ही रिकॉर्ड करना था, पर उसी सुबह जो है उसी समय प्रधानमंत्री ने भाषण में जो है आत्महत्या पर एक चुटकुला सुनाते हुए देश की सामूहिक चेतना की हत्या कर दी। प्रशांत जी, अशोक जी, ये हफ्ता हमको लगा था कि हम शायद गोदी मीडिया और उसकी तमाम चीजों पे बात करेंगे, पर ये देखिए कि जाते आते प्रधानमंत्री जी कभी मौका नहीं छोड़ते हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई और उनका स्पेस जरा सा भी ले ले। आते आते वो जो है अपना एक स्कूप लेकर आ गए। जी, मैं तो सुझाव ये है मयंक कि ये जितने भी गोदी मीडिया के मालिक और एंकर हैं, ये कहीं दिल्ली में अच्छी जगह पर खड़े होके या आईटीओ के पुल के ऊपर खड़े होके सामूहिक रूप से शपथ लें, ऐसे हाथ करके, कि मोदी जी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि मोदी भूमि। अपने भगवान खुदा को हाजिर नाजिर मान के हम ये कह रहे हैं कि हम आपके विजन को आगे बढ़ाएंगे। विजन को आगे बढ़ाने का मतलब कि आपके चुटकुलों को, आपकी तमाम जो है लफबाजियों को, झूठ को, गप को, ये सब आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही शिद्दत से इस पत्रकारिता के पेशे को हम पाताल लोक तक ले जाएंगे।
और ये वो अर्नब गोस्वामी है मयंक, अगर हमको याद हो कि अभी आजकल सतपाल मलिक जी खबरों में हैं पुलवामा के अटैक को लेकर, और ये अर्नब गोस्वामी की एक चैट बहुत चर्चा में आई थी, व्हाट्सएप चैट, कि वी विन लाइक क्रेजी आफ्टर दिस अटैक। 40 जवानों के आतंकवाद में मारे जाने के बाद इनको जीत दिखाई दे रही थी बीजेपी की। तो बहरहाल ये तो पहुंचा ही चुके हैं गर्त में पत्रकारिता के सारे मर्यादाओं को, सिद्धांत को। लेकिन ये ओथ बहुत अच्छी है और ये ओथ सबको लेनी चाहिए। मैं नियम बना देना जी, चाहिए। जी। पत्रकारिता विश्वविद्यालयों का भी सिलेबस बदलना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि डॉक्टर्स ओथ लेते हैं कि मैं किसी भी मरीज की सेवा करूंगा और इसको ये करूंगा वो करूंगा, ये अलग बात है कि बहुत थोड़े से डॉक्टर उसका पालन कर पाते हैं। लेकिन पत्रकारों को बिल्कुल ये ओथ, ये शपथ जो है ना, ये एकदम जरूरी बना देनी चाहिए कि मैं भारत बिल्कुल। के और इसको प्रधानमंत्री तो श्री नरेंद्र जो मोदी। ये आई कार्ड मिलता है, पीआईबी का आई कार्ड मिलता है, उसके पीछे ही ओथ लिखवा देनी चाहिए। नहीं, पीआईबी का नाम बदल के प्रधानमंत्री इंफॉर्मेशन ब्यूरो कर देना चाहिए। वो तो ऑलमोस्ट हो ही गया है जी, ऑफिशियली ये कर देना महान चाहिए। एक और बात है मैं, यही इसी समिट में, समिट में जी, ये जो सबमिशन मैं वही कह रहा था कि क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो है वो SUMMIT जो थी, वो शायद कोई टाइपो था। इसकी सही स्पेलिंग SUBMIT रही होगी, सबमिट रहा होगा, टाइपो हो गया होगा। वो अर्बन समिट थी ये। इसी समिट में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी भी बुलाए गए थे और एक पत्रकार, सो कॉल्ड एंकर पत्रकार जो आप कहना चाहें, वो उनके सामने बैठा हुआ था। आप उसके स्टाइल देखिएगा, ऐसा लग रहा था कि वो बॉस है और अखिलेश जी को जो है जैसे चाहेगा वैसे घुमा लेगा। ये अलग बात है कि अखिलेश जी ने उसकी ऐसी उतारी है कि कुछ दिनों तक याद रखेगा कि कैसे उतारा जाता है। आप एक ये पोज देखिए प्राइम मिनिस्टर के सामने अर्नब का, और एक पोज देखिए जो अखिलेश जी के सामने वो पत्रकार बैठा हुआ है। और कल एक वीडियो साथ में इसके चल रहा था जब यही अर्नब गोस्वामी मनमोहन सिंह जी का इंटरव्यू ले रहे थे। उस समय भी लग रहा है ये ओथ ले चुके थे, उसमें से बस प्रधानमंत्री हटा हुआ था। उस समय ये ओथ था कि नागपुर से और अहमदाबाद से जो मुझे आदेश मिलेगा उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो ये ओथ जो है अर्नब जी को बहुत भारी पड़ेगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इसके बदले भारी भारी उनके पास चीजें आएंगी, भारी भारी थैले उनके पास पहुंचेंगे। लेकिन देश के लिए क्या होगा, वो तो देश, मोदी इंडिया इज मोदी का नारा अब लग ही जाना चाहिए। देखिए, वो जो शपथ की आप बात कर रहे थे, तो मुझे हरिवंश राय बच्चन जो है वो याद आ रहे थे। और उनकी वो जो कविता है बड़ी मशहूर, जो फिल्म में भी इस्तेमाल हुई थी, कि वो जिसमें वो कहते हैं ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ। तो उसमें एक हिस्सा आता है कर शपथ वाला। तो उसमें वो कहते हैं कि तू ना झुकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी। इसको दरअसल अगर हम पलट दे तो बिल्कुल सही शपथ बन जाएगी कि तू बस झुकेगा अभी, तू बस रुकेगा अभी, तू बस थमेगा यहीं। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। और उसके बाद आप एंकर पथ या अगली पथ, अगली मतलब बदसूरत, अगली पथ अगली अच्छा, पथ अगली मैं पथ। जब मोदी जी की बात हो ही रही है तो जी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिला जी जो उनकी केरल यात्रा का। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब कोई हम बड़े पुरातन काल में हम चले गए हैं, त्रेता युग में, और भगवान राम जो हैं वो अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं लंका जीतने के बाद, और वो पुष्प वर्षा हो रही है, देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। लेकिन वो अब मोदी जी के उसमें क्या था कि देवता की जगह सिस्टम दूसरा था। मोदी जी चल रहे हैं, उनके पीछे एक गाड़ी है जिसमें से गेंदे के फूल की पंखुड़ियां फेंकी जा रही हैं, और उसके पीछे कैमरा है, और उस कैमरा जो है उसको कैप्चर कर रहा है, और पूरे रास्ते में गेंदे के फूल की पंखुड़ियां जो है वो दिखाई दे रही हैं। तो मुझे वो गाना याद आ रहा था कि बहारों फूल बरसाओ, अडानी का महबूब आया है केरल में।
वैसे कैमरे को देख के तो मुझे भी एक गाना याद आता है, तू जहां जी। जहां भी होगा तेरा कैमरा साथ होगा। केरला में एक और मजेदार बात हुई प्रशांत जी। केरला में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि केरला के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, यहाँ की संस्कृति बहुत उच्च है, यहाँ के लोग उच्च शिक्षित हैं वगैरह वगैरह। तो मतलब बेचारे वो कारण भी बता रहे थे जिसकी वजह से केरला में कभी जो है बीजेपी का खाता नहीं खुला। आपको क्या लगता है? नहीं, केरल ने जितनी प्रगति की है भारत में कहीं किसी ने नहीं की है, क्योंकि अभी कुछ ही साल पहले केरल सोमालिया था और वो सोमालिया से वहां पहुंच गया जहां गेंदे के फूल की बारिशें हो रही हैं। तो केरल की उन्नति जो है वो काबिल तारीफ है। वैसे इस मैं उन्नति अभी के बाद खाता खुलेगा? खाता देखिए, खाता खुल जाता, फूलों की लेकिन वो बालिंग पे लोग छक्का असल लगेगा। में, केरल के लोग जी। असल में मेट्रो मैन की जो वो थी टैलेंट, उसको पहचान नहीं पाए। ये केरल के लोगों की क्या कहे बदकिस्मती है कि इन्होंने मेट्रो मैन भेजा था एक, और एक बहुत बड़ा नेता जो 10 जनपद का बहुत करीबी टॉम वडक्कन, और उनसे भी बड़े नेता अभी जो है वो एंटनी के बेटे वहाँ चले गए हैं। तो अब देखते हैं केरल में कितना रहता है, मतलब अगर 0 से नीचे भी कोई आंकड़ा हो सकता हो तो होगा। टॉम लेकिन वडक्कन तो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। मतलब टॉम वडक्कन के बिना कांग्रेस तो मतलब 3-4 महीने तक हिल ही नहीं पाई नहीं, बेचारी। टॉम वडक्कन साहब बहुत, देखिए मैं तो कांग्रेस कवर किया हूँ बहुत लंबे समय तक, और टॉम वडक्कन जब मीडिया डिपार्टमेंट में थे, टॉम वडक्कन साहब एक बात को बिल्कुल एकदम इंश्योर करते थे। आप क्या बार-बार टॉम ढक्कन कह रहे हैं? आज मेरा कान खराब है। नहीं, टॉम वडक्कन साहब जिनको बहुत करीबी माना गया 10 जनपद का, वो एक बात का जरूर वो ख्याल रखते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए सभी पत्रकारों को समोसा और पेप्सी मिल जाए। तो ये काम उनका बहुत शिद्दत से करते थे। जी बिल्कुल अविस्मरणीय योगदान है मैं उनका। ये तो मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कवर करता था, तो मैं इस बात की ऐसे ही टाइम पे मुझे तस्दीक ये कर दुख सकता होता है हूँ। कि मैं पत्रकार क्यों नहीं हुआ। कैसे मैं समोसा और पेप्सी से लगातार जिंदगी नहीं, भर वंचित होता हूं। बाद में आपको ऐसे ही टाइम का, अभी 2014 के बाद से ऐसे ही टाइम का दुख होता है। ये होता था, इसलिए अभी जो कुछ हो रहा है वो हो पा रहा है। लेकिन देखिए ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। देखिए केरल को लेके एक और भाषण है जो शायद किसी कॉपीराइट की वजह से अभी सुना नहीं पाएंगे, पता नहीं कौन सी स्ट्राइक हो जाए, पर वो कर्नाटक में है, जो अभी फरवरी में जो है वो माननीय गृह मंत्री ने दिया था केरल को लेकर कर्नाटक में। तो मोदी जी ने कहा कि कर्नाटक जो है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और ये वो ऐसा वैसा। अमित शाह जो है वो कर्नाटक में भाषण देते हुए फरवरी में चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया था उन्होंने। वो कह रहे हैं कि देखिए आपके पड़ोस में केरल है और आपको चिंता करनी चाहिए, और कांग्रेस आएगी तो आपके लिए बड़ा खतरा है। वो केरल से इनडायरेक्टली खतरा दिखा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बहुत पढ़ाई लिखाई होती है। अब तो अमित शाह जो है दरअसल किस बात का खतरा बता रहे हैं कर्नाटक के लोगों को, कि केरल में बहुत पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा है, आप तक पहुंच जाएगी, ये खतरा है आपके लिए, या फिर वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। ये बाकायदा अमित शाह का एक भाषण है। और दूसरी बात, मैं तो प्रशांत जी देखिए आपकी एक पुरानी ट्वीट मुझे याद आ गई, जहां प्रधानमंत्री जी जो है वो बबीता से पूछते हैं कि बबीता आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है। प्रशांत जी ने वहां लिख दिया था कि यही बात बबीता अगर पलट के पूछ लेती। तो मुझे दरअसल वो याद आया अचानक से कि प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधान सेवक कई बार ये भी हो सकता है कि बहुत इंफीरियर फील करते हो केरल के बारे में बात करते हो, इसीलिए वो जो है बार बार वो ये कहना चाहते हो कि केरल बहुत महान। लेकिन बबीता पे तो मुझे बबीता फोगाट आपने याद आ याद रही है। दिलाया बबीता मैं, फोगाट पे हाँ विनी फोगाट याद आ रही हैं, उस पर फिर बजरंग पूनिया याद आ रहे हैं। और कल का एक वीडियो याद आ रहा है जिसमें जो चल रहा था इंटरनेट पे, जिसमें सर कह रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि तुम तो मेरी बेटी के समान हो, तुम्हारे परिवार में तुम्हें सबको जानता हूँ। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कुश्ती लड़ाओ फिर भूल जाओ कैसे हो गया भाई। और इसको देखिए कि गोदी मीडिया में, देखिए प्रशांत जी आप जो बात करते हैं ये भी बहुत मेंशन करना जरूरी है कि हम गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। तो आत्महत्या वाला जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने जो चुटकुला सुनाया है
मतलब क्या बोलूं, संवेदनशीलता पूरे देश में इतनी बड़ा 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 आंकड़ा है किसानों और की जो आत्महत्या जो को उनके लेकर। सामने बैठ के तालियां बजा रहे थे और हंस रहे थे, जिनको बिल्कुल आत्महत्या पे बिल्कुल हंसी आ रही थी। बिल्कुल, इनको आत्महत्या पे इसलिए हंसी आ रही थी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन पर जो है बाकायदा मामला है आत्महत्या के लिए उकसाने का किसी को। इनकी गिरफ्तारी का जो मामला था वो हम सबको पता होना चाहिए कि आखिर मामला क्या था वो। ठीक है, तो दरअसल ये सब वही लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या करता है, छात्र बड़ी संख्या में आत्महत्या करते हैं। एक टीवी चैनल और उसके एंकर बैठ के हंस रहे थे और बाकी टीवी चैनल्स ने और इवन अखबारों ने इस बयान पे चुप्पी साध ली। एक शब्द किसी ने बोला या छापा नहीं है प्रधानमंत्री के इस बयान तो पे। आपको गनीमत मनानी चाहिए कि कम से कम उसको डिफेंड करने नहीं आए, वो उसको डिफेंड भी कर सकते थे। नहीं, लेकिन अगर यूपीए होता और प्रधानमंत्री ने बोल दिया होता, सुधीर चौधरी एक ब्लैक एंड व्हाइट बना सकते थे और डिफेंड कर सकते थे कि काकरिया की स्पेलिंग सीखना ज्यादा जरूरी है, आप उसका कमिटमेंट देखिए उसके फादर का, ये भी कर सकते सुधीर जी। नहीं, तो बहुत ही असंवेदनशील था। लेकिन आज देखिए, आज के सभी अखबारों में से वो गायब है और केवल एक टेलीग्राफ ने लिया है और बाकी मीडिया खड़गे जी का सांप लटकाए हुए घूम रहा है वो और ये जो खड़गे जी ने कह दिया और उस पे बयान को वापस भी लिया, क्लैरिफिकेशन दिया। मेरा इस पे मानना ये कि देखिए, मोदी जी इस बात को जानते हैं कि वापस लेना कोई चीज जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कपड़ों से पहचान लो वगैरह वगैरह, शमशान कब्रिस्तान, दीदी ओ दीदी, उन्होंने कभी वापस नहीं लिया, कोई चीज में पछतावा नहीं किया, क्योंकि वो ये जानते हैं कि वापस लेना जो है वो ठीक नहीं होगा। तो राजनीति के हम उस मदारी काल से होकर गुजर रहे हैं जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बड़ी सामान्य है और ताली बजाने वाले लोगों पे वाकई शर्म है। हम लोग इसमें मैं सवाल कर रहा था कि आखिर प्रशांत भाई, आखिर क्या मजबूरी है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और उनके पूरे मंत्रिमंडल की कि पहलवानों के मुद्दे पर ऐसी खामोशी बनाई गई है? तो इन्हीं के पार्टी के जुड़े हुए लोग थे जी। आपको याद होगा पिछली बार जब हम लोगों ने समर्थन किया तो इन लोगों ने कहा हमें कोई पॉलिटिकल समर्थन नहीं चाहिए जी। और मुझे तो दिल्ली पुलिस पूरी एक ड्रामा कंपनी की जैसी नजर आ रही है। यानी भारत जोड़ो यात्रा में कोई कुछ महिलाएं मिली जिन्होंने आप बीती सुनाई कश्मीर में, और ट्रक भर के दिल्ली पुलिस चली गई लदफंद के राहुल गांधी के घर। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच की जरूरत है। और यहाँ पे शर्म आ रही है उनको। एक सेकंड रोकूंगा आप लोगों को। आपके पास कोई 3 दशक का या 4 दशक का पत्रकारिता का अनुभव है, मयंक के पास 1 दशक का लगभग है। कभी आपने जीवन में कोई ऐसे एफआईआर के बारे में सुना है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच की जाए? कभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इसमें बहुत स्पष्ट निर्देश है कि जांच बाद में, प्रिलिमिनरी जांच होती है जीडी एंट्री के बाद, लेकिन वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हफ्तों नहीं लगते, एक दिन का समय कि हाँ भाई इसमें मेरिट है, ये फ्रिवलेस नहीं है। और यौन उत्पीड़न के मामले में तो कंपलसरी है कि एफआईआर हो। और जिसमें एक पोक्सो केस है, एक महिला पहलवान 18 साल से कम उम्र की है, पोक्सो का केस है। वो जो टेस्टिमनी है वही आरोप है, विक्टिम की टेस्टिमनी ही आरोप है। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। देखिए, और ये तो मामला बहुत गंभीर आरोप है। यहाँ पे किसी भी मामले में जो है वो पुलिस जो है अदालत में जाके ये कह ही नहीं सकती। ऐसा थोड़ी है कि हमने इसके पहले मामले ही देखे हैं, ठीक है। और ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये केवल इस मामले में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पुलिस लगभग सारे मामलों में, अब एक ही दिन पहले, चूंकि हम मीडिया की ही बात कर रहे हैं, साफ टीवी और गुलाम में, एक ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है वो, मतलब सुप्रीम कोर्ट लिटरली जिसे हम कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट गुहार लगा रहा है दिल्ली पुलिस से। एक ही दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश चव्हाणके के मामले में फिर दिल्ली पुलिस से कहा कि आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, आप चार्जशीट कब फाइल करेंगे? ठीक है, पुलिस कर रही है, हम जांच कर रहे हैं। ये केवल एक मामले की बात नहीं है। जब ऐसे एक मामले में सुरेश चव्हाणके कौन है?
उसकी सामाजिक कौन हैसियत है? भी क्या है, वही मैं कौन कह रहा है? हूँ। उसकी अरे एक टीवी चैनल का मालिक भर है, उसकी सामाजिक हैसियत भी क्या है आप समझिए। दिल्ली पुलिस के लिए ये बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सड़क चलते आदमी पे एफआईआर दिल्ली पुलिस करी देती है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही मामला था। यहां तो फिर भी एक सांसद, सत्ताधारी पार्टी का सांसद इन्वॉल्व है, आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। ये जो पूरी जांच वाली बात है, इसमें अव्वल तो ये कि कानून क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, नए कानून 2012 के बाद आ चुके हैं, इन प्लेस है, एफआईआर तो आपको करनी चाहिए अगर कहा जा रहा है। अब इसमें लेकिन एक चीज और समझनी होगी, आप देखिए इस बार जब खिलाड़ी रेसलर्स जो है धरने पे आते हैं, तो वो कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल जो समर्थन करना चाहता है उसका स्वागत है, ठीक है, हमको इस पक्ष को इग्नोर नहीं करना होगा। ये लड़ाई अगर आज ये जो भोथरी हुई है, ये जब पिछली बार शुरू हुआ था, ये वहां से समस्या शुरू होती है जब आप पहले ये कहते हैं कि हमें भरोसा है सरकार पे, तो फिर आप प्रोटेस्ट करने क्यों आए हैं, और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि हम एफआईआर कराएंगे, लेकिन तब कराएंगे अगर ये जो अध्यक्ष हैं इनको हटाया नहीं जाता है और पूरे संघ को भंग करके नए सिरे से जो है गठन नहीं होता है संविधान बदल के। इनकी जो पितृ संस्था है सर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ऐसे ही सजाएं होती हैं, नहीं बात हो ये जाए तो नहीं, बहुत होती है। मैं इसमें ये जोड़ रहा हूं कि खिलाड़ियों का किसी और ने इस्तेमाल किया, और ये बात जो है ये सरकार के लिए इतना आसान हो गया है थोड़ा सा कंपैरेटिवली, ये पिछली बार इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई उसने वो किया है ब्रजभूषण ने, तो ये कानूनन अपराध है, संज्ञेय अपराध है ना ये, तो इसमें तो एफआईआर ही होनी चाहिए थी। आप ये नहीं कह सकते कि हम एफआईआर तब कराएंगे जब आप ये नहीं करोगे। अपराध हो या ना हो, जांच का विषय अदालत में जाएगा। बिल्कुल अभी क्या है, हाँ। जो खिलाड़ी हैं उनकी अपनी रेपुटेशन है, वो महिलाएं हैं, वो मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर हैं, और वो अगर आरोप लगा रही हैं और लगातार ये महीनों से हो रहा है, उनको एक बार धोखा दिया गया, कमेटी बनी, कमेटी में कुछ नहीं हुआ, फिर उससे एक बात बहुत साफ है कि कोई ब्रजभूषण शरण को बचा रहा है, और वो क्यों बचा रहा है ये सवाल जरूर परेशानी पैदा करता है कि क्यों बचा रहा होगा कोई। तो साहब टीवी और गुलाम में हम ये डिस्कस तो कर सकते हैं ना, क्यों बचा रहा इसमें नहीं, क्या वजह? इसमें एक बात और जोड़ देने वाली है। देखिए कोई बचा रहा है ये तो एक हिस्सा है, पिछली बार जो धोखा हुआ वो एक हिस्सा, इसको समझिएगा यहाँ पे कि इस मामले में मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि भले ही रेसलर ये कह रहे हो कि हम एफआईआर तब कराएंगे, भले ही पिछली बार उन्होंने एफआईआर नहीं कराई, सवाल ये है कि जब ऐसी कोई घटना सामने आती है और पब्लिक डोमेन में है, तो पुलिस जो है स्वतः इस पे एफआईआर कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है। इसके लिए आप ये तस्वीर, खैर ये तस्वीर देख लीजिए स्क्रीन पे, इसमें बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही वो तस्वीर है जिसमें आदरणीय मोदी जी कह रहे थे कि तुम तो मेरी बेटी हो और तुम्हारे पूरे परिवार से मेरा बहुत अच्छा परिचय है। तो आप लोग, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा क्या होता है कि मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर बेटी को भूल जाओ, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा क्या है? और हमारे चैनल भी ये वाला वीडियो चलाओ फिर वो वाला वीडियो चलाओ, असली वाले को भूल जाओ। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह, प्रशांत भाई एक सेकंड, एक प्रोग्राम का मैं वो देख रहा था, प्रोमो देख रहा था, तो उसमें था कि ब्रजभूषण सिंह को कौन बचा रहा है। ये कभी क्यों नहीं आता है कि मोदी जी ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों बचा रहे हैं? उनकी ओथ की वजह से या कोई और कारण है? हाँ, लेकिन अगर दूसरा पहलू उसका ये है अशोक जी कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी का ना होके कांग्रेस का होता तो गुवाहाटी से पुलिस लखनऊ जाकर उसको उठा के ले जाती और केस होता गुजरात में, और इसके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते और हाई कोर्ट में जाता तो जज बाहर हट जाती, जज। हाँ, इस खबर की कवरेज है, इस खबर की कवरेज का नॉट इन माय कोर्ट, और मुझे लगा कि वो कह रहे हैं नॉट इन माय नेम। आगे होगा क्या, उस पे क्या खेल होगा? नॉट बिफोर मी जो एक वो है, नॉट इन माय नेम। हाँ नहीं जज जो है वो नॉट बिफोर मी एक्चुअली कहते हैं अदालत में जब उनको अलग होना होता है। और देखिए इसमें कितनी दिलचस्प बात है कि इसका जो कानूनन क्या सैद्धांतिक तौर पे दुनिया भर की अदालत में होता है,
तो केवल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो सिचुएशन है केवल उसमें ऐसा वहां किया पर उसमें किया जाता है। उसमें जज जो है अगर कोई ऐसा काउंसिल पेश हो जाता है या मुवक्किल जो है वो कोई पार्टी है जिससे जज का कोई संबंध है किसी तरह से या कोई और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो जज जो है नॉट बिफोर मी कहता है और हट जाता है। बहुत दिलचस्प बात आपको बताता हूं कि गुजरात में नरोडा पाटिया के मामले में 2016 में अचानक जो है एक ऐसा सीनियर काउंसिल पेश हुआ जो उसके पहले कभी उस मामले में किसी आरोपी की तरफ से अपीयर नहीं हुआ था और उस बेंच में एक जज थे जिनसे उसका कुछ संबंध था और इसलिए वो जज साहब जो थे कुरैशी साहब वो उस सीनियर काउंसिल के मामले में कभी सुनवाई नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन अचानक वो काउंसिल अपीयर करवा दिया जाता है और जजेस को नहीं पता होता है और जब वो कोर्ट में पेश होता है तो अकील कुरैशी जस्टिस अकील कुरैशी जो है वो देखते हैं और अचानक से बिल्कुल हैरान होते हैं और अपने आप को उस सुनवाई से अलग कर लेते हैं। 2016 नवंबर तक इस तरह से 7 बार हो चुका था गुजरात हाई कोर्ट में जहां जज ने इस मामले की सुनवाई के ठीक आखिरी वक्त में अपने आप को सुनवाई से नॉट बिफोर मी कह के अलग कर लिया था। और ये एक मामला नहीं है, अभी बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो है जस्टिस ने जो है नॉट बिफोर मी कह के दिसंबर 2022 की बात है तीसरा तलवाड़ की बेल की हियरिंग में जस्टिस समीर दवे ने गुजरात हाई कोर्ट में अपने आप को नॉट बिफोर मी कह लिया था। और इसके अलावा अभय चुडासमा जो आईपीएस थे सस्पेंडेड चल रहे थे उनकी हियरिंग में भी यही हुआ था। जनता साहब टीवी और गुलाम में थोड़ा अपना दिमाग की नसें थोड़ी हल्की करने आती है। आप दोनों लोगों की दिक्कत है कि आप लोग बहुत सीरियस पत्रकार हैं। थोड़ा नहीं, आपने सीरियस बात शुरू कर दी। अब इसमें आप देखिए अदालत का मजाक तोड़ा नहीं सकते हैं भाई, उन्होंने क्यों ऐसा लिखा होगा इस पर थोड़ा सोच तो लीजिए और उसको मीडिया ने किस तरह से दिखाया इस पर देखिए। अगर किसी जज साहब को ये लगता है कि मोर जो है वो आंसू से प्रेग्नेंट करता है मोरनी को, हम तब भी मजाक नहीं उड़ा सकते। जज साहब का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार लटकी हुई है। मजाक उड़ाने की तो बात ही नहीं है। वजह क्या होगी, आखिर क्यों हट गई होंगी और अब क्या होगा, आगे क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, कारण देना जरूरी नहीं है, समस्या ये है। अच्छा, एक जरा सा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं कि राहुल गांधी 2024 के इलेक्शन में इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं जी, तो ये कितना फायदेमंद होगा कांग्रेस के लिए, कितना नुकसानदायक होगा? नुकसानदायक होगा। हाँ, नुकसानदायक होगा क्योंकि ये जो मामला है और उसकी डेट को अगर आप देखेंगे, फैसले की तारीखों को देखेंगे, तो वो केवल अगर कन्विक्शन जो है वो ठहरता है और 30 तारीख निकल जाती है और जेल हो जाती है तो ये मामला 2029 तक जाएगा। 2029 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे अगर ये कन्विक्शन जो है स्टे नहीं होता है तो खैर उतना लंबा तो ये नहीं जाएगा, लेकिन 2024 का इलेक्शन ना लड़वाने का एक मुझे टैक्टिक्स दिखाई दे रही है। लेकिन इससे कांग्रेस को क्या नुकसान है? और टाइम मिलेगा उनको प्रचार करने का? नुकसान ये है कि नुकसान ऑफ कोर्स ये है कि अगर वो चुनाव के मैदान के बाहर होंगे, संसद के बाहर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो संसदीय राजनीति है, चाहे वो 2024 में सरकार बनाने की स्थिति होगी, तो प्रधानमंत्री कौन नहीं होगा, कौन होगा, उस पूरी कवायद में वो बाहर होंगे। और शायद ये एक कारण है बड़ा, जो बहुत सारी बातें मुझे सुनाई देती हैं बाहर सूत्रों के जरिए, वो ये कि साहब का कभी लगभग मान चुके हैं कि 2024 में मुश्किल है उनका, बस राहुल गांधी ना आए। नहीं, लेकिन राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत जी, क्योंकि बाकी तो मैनेजमेंट हो जाएगा। नहीं, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रचार तो कर ही इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, और दूसरा महात्मा गांधी भी चुनाव नहीं लड़ते थे। महात्मा गांधी चुनाव नहीं लड़ते थे प्रशांत सर, महात्मा गांधी चुनाव नहीं लड़ते थे। नहीं है, हाँ, बात प्रचार की नहीं है केवल। राहुल गांधी आरएसएस या इनके प्रति कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। नहीं, लेकिन इससे भी चुनाव लड़ने का क्या ताल्लुक है प्रशांत जी? इससे चुनाव लड़ने का कोई रिश्ता नहीं है। चुनाव लड़ने के बाद की स्थिति की, अगली सरकार किसकी आएगी, वो क्या करेगी, नहीं, लेकिन पे मुकदमे कौन सी करेगी, जांच कैसे होगी, प्रशांत सर, तब भी इसका मामला है।
प्रशांत सर, तब भी राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति ताकतवर है और पॉपुलर है तो वो है। महात्मा गांधी पॉपुलर थे, वो चुनाव तो नहीं लड़ते थे। देखिए 6 हाँ। महीने तक तो लेकिन बगैर राहुल चुनाव गांधी का लड़े भी राहुल कोई- गांधी का नेहरू कौन है, देखना ये पड़ेगा। राहुल गांधी का नेहरू कौन है? महात्मा गांधी हाँ, ये चुनाव देखना नहीं लड़ते पड़ेगा। थे, लेकिन नेहरू था उनका। क्योंकि ये तो किसी को नहीं लग रहा है ना कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या बनने में इंटरेस्टेड है या वो नाम आने वाला है। ये तो दरअसल ये हवाई बातें हम नहीं, सब जानते हैं। इसको इस संभावना को रूल आउट क्यों करेंगे हम? नहीं, इस संभावना को हम रूल आउट नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कैसे मान सकते हैं कि अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उससे कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा। ये तो अगर लड़े, देखिए मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस की बात ही नहीं है यहाँ पे, मैं कांग्रेस की बात प्रशांत नहीं जी, है। ऑन अ लाइटर असल में नोट, मैं एक सेकंड, मैं प्रशांत जी हाँ। बात कर रहे हैं इलेक्शन के बाद के सिनेरियो का। पर Yes. इलेक्शन के बाद का सिनेरियो राहुल तो गांधी एज प्राइम मिनिस्टर से मोदी जी को दिक्कत है। प्रशांत जी तो सर उसी संसद में रूल बदल जाएगा, उसमें क्या है? ये तो नरेंद्र मोदी भी नहीं सोच रहे हैं, ये आप सोच रहे हैं अभी बैठ के। भाई चुनाव के बाद जब क्या होगा? आनंद मोहन सिंह को जेल से निकालने के लिए रूल बदल सकता है, तो इसके लिए भी रूल बदल जाएगा। ये कौन सा मुश्किल काम है? मैं इस बात पे हैरान हूं मैं कि तो अमित शाह नहीं सोच रहे हैं अभी। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी बस ये सोच रहे हैं किसी तरह बहुमत आ जाए। आप तो इतना आगे सोचने लगे कि सरकार कैसे बनेगी। अरे वो बहुत आगे सोच रहे हैं। एक एडवांस टीम ऑलरेडी जा चुकी है सब पैसे वैसे लेकर। हाँ, वो तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि एक ये बहुत पायलट बड़ा पार्टी आगे हाँ। जा चुकी है। लेकिन ये एक साल इतनी बातें हमने कर दी, लेकिन आप ये देखिए कि बहुत चालाकी से ये सारी बातें मीडिया से गायब है। और वहां पे अभी भी इस हफ्ते, पिछले हफ्ते भी पहले तो देखिए अतीक अहमद की पत्नी को ढूंढ रहा था पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते इस हफ्ते एक बहुत दिलचस्प बात हुई। इस हफ्ते बाकायदा अतीक की पत्नी को ढूंढ लिया, ठीक है, मतलब स्क्रीन पे ढूंढ लिया, क्रोमा में, ग्राफिक्स में। और कुछ चैनलों ने बाकायदा अतीक की पत्नी का जो है वो अफेयर चला दिया। और उसके बाद किसी दिलजले ने वो सुरेश चौहान के ऊपर डाल दिया। जी बिल्कुल। और सुरेश चौहाड़के ने फिर दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई। अब तक इसका उल्टा होता था, लोग सुरेश चौहाड़के की ऐसी हरकतों के लिए दिल्ली पुलिस से गुहार लगाते थे। इस बार सुरेश चौहाड़के को लगानी पड़ी। और ये देखिए दोनों तरफ से ठीक नहीं है, ये बात तो कहनी पड़ेगी, ये नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन टीवी चैनलों ने बाकायदा शाइस्ता का अफेयर चलाया और कई लोगों ने बाकायदा गुड्डू मुस्लिम के साथ जो है नाम लेना शुरू कर दिया। क्या होता है कि आपने फेक न्यूज चलाना लोगों को सिखा दिया। अब सही है गलत है वो तो हमारे आपके जैसे लोग करेंगे, हमारे आपके जैसे लोग कभी ये काम नहीं करेंगे, लेकिन बाकी तो मनचले हर तरफ है। जी बिल्कुल। दूसरा, हमारे यहाँ न्याय और बदले में अंतर तो समझ में आता नहीं है किसी को। एक ये भी समस्या है कि प्रतिशोध ही न्याय है। हमारे यहाँ जो नारा लगता है कि हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो जैसे उस कातिल को मार के और शर्म खत्म हो जाएगी। अच्छा, मजे की बात ये नारा गांधी के लिए भी लगा दिया जाता है, गांधी हम शर्मिंदा है। अतीक अहमद से एक सबक और लीजिए। इलाहाबाद की राजनीति को देखिए कि क्या हो रहा था वहां। अतीक अहमद फूलपुर से इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं बीजेपी को जिताने के लिए, और उनकी पत्नी शाइस्ता बी टीम में जाती हैं ओवैसी की पार्टी में। और वो आदमी कैसे मारा गया कैमरों के सामने। अरे भाई, समाजवादी पार्टी से धोखा दिया था इस आदमी ने। संसद में यूपीए के खिलाफ मतदान किया गया था, पार्टी से निकाला गया था इसको जी। और उसके बाद से लगातार इसने बीजेपी का इनडायरेक्टली साथ दिया है। ये सबक उन लोगों के लिए है जो इंद्रेश जी के इफ्तार पार्टी में इस्लामिक सेंटर में जा रहे हैं। अर्नब के लिए तो नहीं है ना? राष्ट्रवादी लोग जो जा रहे हैं। अर्नब राष्ट्रवादी नहीं है, आप कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? अर्नब राष्ट्रवादी नहीं है? नहीं, अर्नब की बात नहीं है, जो इंद्रेश जी के साथ राष्ट्रवादी आरएसएस के इंद्रेश। थोड़ा खतरा तो अर्नब के लिए भी है। आप देखिए यूपी में जो पीएमओ के नाम से सारा काम कर रहा था, बनारस में प्रचार कर रहा था, उसको योगी जी ने गिरफ्तार करवा लिया। जी, ये तो देखिए योगी जी का बुलडोजर अब सही रास्ते पर चल रहा है। बेचारे ने मोदी जी के ऊपर किताब लिखी थी, अर्नब ने तो सिर्फ ओथ ली है, उसने तो किताब लिखी थी बाकायदा। जी, और हिंदू भी था। अगर ये 40 सेकंड का जो वीडियो जिसने भी बनवाया
गोली चलते हुए, और उससे अगर योगी जी का दिल्ली शताब्दी का टिकट फट गया, जिसका पीएनआर उन्होंने नागपुर में दिया हुआ था, तो अब योगी जी भी टिकट फाड़ने में लग गए हैं। और अब इस मामले को गौर कीजिएगा, ये आगे कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति पकड़ा गया है संजय राय, इसकी तस्वीरें छपी हैं अखबारों में तमाम लोगों के साथ, बीजेपी के और आरएसएस के बड़े नेताओं के साथ। तो और बनारस में ये कैंपेन कर चुका है। इसकी तस्वीर देखिए, मोदी जी के साथ भी है शेरपुरिया की जी। तो ये कोई जो अखबार में खबर आई है या एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, और वो ये कह रहा है कि ये बात आ रही है कि पीएमओ का नाम लेकर ठग रहा था लोगों को। अभी आप देखिएगा कि वो पीएमओ का नाम लेके ठग रहा था कि कोई और बात थी। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? योगी आप वोट नहीं ली है जो हम आपने अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे, हम आप सिर्फ इतना देखिए, कहना चाह रहे हैं कि खबर पे नजर रखिए। आप सिर्फ कहाँ इतना कह जाती रहे है, हैं। योगी जी का बुलडोजर अब सही रास्ते पर जा रहा है। कह रहा हूं, तो मैं बस नजर ये कह रहा हूँ कि रखिए। हो सकता है वो ठग ना रहा हो सकता है शरीफ आदमी रहा हो। आरोप है, अभी अभी तो आरोप है ना, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और और पड़ोस आप में मुझे भी देखिएगा पूरा कि भरोसा है कि कहाँ मोदी जी पे जाएगा। किताब केवल एक शरीफ आदमी लिख सकता है, तो ये मैं बेदाग देखिए- बरी होके बाहर आएगा। लेकिन देखिए, मुझे मुझे पूरा उसकी भरोसा है। देखिए बहुत शौकीन आदमी है, लेकिन उसने अपना पता जो बताया उसमें उसने लोक कल्याण मार्ग नहीं लिखा, उसने रेसकोर्स रोड लिखा है। शौकीन आदमी है, उसने सब कुछ बदल गया। उसने कहा नहीं, मुझे लुटियंस वाली दिल्ली चाहिए। एक शौकीन वहां भी तो पकड़ा गया था कश्मीर में। जी जी जी, किरण पटेल। क्या तस्वीर थी यार मयंक, क्या तस्वीर थी। बिल्कुल। गुलबर्ग में फुल सिक्योरिटी के साथ आदमी चला जा रहा है, और आप गवर्नर- हिम्मत देखिए, उसकी रील बनाकर फेसबुक पे डाल रहा है। हिम्मत देखिए। और सतपाल मलिक जी रो रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी नहीं है। उनको सत्यपाल मलिक को एक पीएसओ मिला हुआ है, और उसके साथ पूरी जेड प्लस सिक्योरिटी चल रही थी। देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि कितना मजेदार होता अगर, मतलब अगर जो है ये घटना तब होती जब सतपाल मलिक जी जो है, मैं एक सिनेरियो सोच रहा हूँ, वो राज्यपाल होते और किरण पटेल जो है वो वहां घूमने चला जाता। क्या अद्भुत जो है, कितना मजेदार होता है। एक प्रशांत जी सिनेरियो, क्या महान दृश्य हाँ। है, घूम रहा मनुष्य है। काल्पनिक सिनेरियो मतलब सोच के देखिए कि जो है, और सत्यपाल मलिक जो है उस पर भी बोल रहे होते कुछ कि मैंने तो उनको मना किया था कि ये फर्जी आदमी है, ये कोई अधिकारी नहीं है, पर ये लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। तो क्या ये स्थिति हो गई? अच्छा, देखो, न्यू एक इंडिया में फर्जी और असली के बीच का जो भेद है ना, वो एक खत्म हो गया है। आखिरी ये बड़ी टॉपिक खूबसूरत बात है। लेकिन अच्छा, ले लें। मैं प्रशांत जी खबर इस पे चली है, कहीं आपने देखी ये शेरपुरिया पे, किस पे? ये जो पकड़ा नहीं, गया है, शेरपुरिया पे खबर चलाई गई है, बाकायदा टीवियों हाँ, में खबर चली है। आज के तो- अखबारों में तो चलाई गई है। देखिए, अब चलाया कुछ नहीं जाता है, अब चलवाया जाता है। तो मतलब ये चलवाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में है, खबर है। लेकिन तो अच्छा, नहीं अब प्रशांत जी, आखिरी मैं सवाल जोड़ रहा हूं, मैं जहां पे आ रहा था वो ये है कि क्या अब पीएमओ का वकार जो है वो इतना बढ़ गया है कि कोई भी आता उठ के चला जाता है और कहीं कश्मीर में कह देता है कि मैं पीएमओ आप ये वकार यूनुस वगैरह की बात मत कीजिए, हिंदुस्तान का शो है ये। वकार यूनुस जी, कौन है? जी। पाकिस्तान का खिलाड़ी है। एक आखिरी टॉपिक लेके आज की चर्चा बंद की जाए। जी जी, कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक के इलेक्शन में बहुत मजेदार हो रहा है कुछ कुछ। और अगर आप लोगों ने ऐसे कोई वीडियो या देखे होंगे कि एक लैब में एक साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो गड़बड़ हो जाता है, और एक्सपेरिमेंट गड़बड़ होने के बाद वो लैब उड़ जाती है पूरी। तो उस साइंटिस्ट के रूप में आप बीएल संतोष को देखिए। बीएल संतोष एक बहुत अनोखा प्रयोग कर रहे थे जी जी। और वो लिंगायत और वोक्का लिंग से पिंड छुड़ाकर कुछ एक अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो लैब ऐसी उड़ी कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों कांग्रेस में आ गए, और पूरा कांग्रेस का, जिसको कहते हैं ना कि वो गीटियां जो है वो बिखर गई बीजेपी की। और अब केरल में जा रहे हैं, बगल में फूल बरसवा रहे हैं गेंदे के अपने ऊपर। कर्नाटक में
कम कर रहे हैं एंट्री प्रचार। एंट्री मुझे लग रहा है एंट्री बैन हो गई है, घुसने में डर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मेरे लिए बहुत अजीब था कि देखिए केरल जाना, उद्घाटन करना वो एक बात थी, पर ये फूल वूल बरसवाना और कर्नाटक में घुसना नहीं, ये जो बीएल की वजह से असंतोष फैला है कर्नाटक में, तो मुझे वो बीएल संतोष वो वैज्ञानिक के तौर पे दिखाई दे रहे हैं कि जो प्रयोग कर रहा है और लैब उड़ गई पूरी। अच्छा, केजरीवाल जी भी तो चुनाव लड़ रहे हैं कर्नाटक में, हर जगह उनकी सरकार बनती है, इस बार बन नहीं रही है, चक्कर क्या है? केजरीवाल जी दिल्ली में ही लड़ रहे, इससे बात तो अभी जहाँ पे खड़े हैं दिल्ली में तो कुछ और लड़ रहे हैं, कर्नाटक में तो चुनाव लड़ रहे हैं बाकायदा। नहीं, कर्नाटक में, हाँ, एक तो ये बताइए कि आप लोग ये जब केजरीवाल के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो कर्नाटक संधि के साथ है कि संधि विच्छेद में है? कर्नाटक, हाँ, कर्नाटक, तो वहां तो उनको और प्रशांत जी, आप बहुत पे, हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया। वो देखिए हाँ, कर्नाटक में केजरीवाल जी का ये हो रहा है कि इस बीच जब हम लोग ब्लू वैगन आर को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गई वो, कहाँ गई, वो कर्नाटक में हिमाचल हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, कि जैसे हिमाचल में कैंडिडेट हो गए थे, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे प्रचार ही नहीं हुआ वहां पे, और तो फिर अगर पूरी आप पार्टी फिर पूरी पार्टी में, शामिल हो गई बीजेपी में। हाँ, तो कर्नाटक में यही होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हिमाचल अभी तक कोई वहां पे जो कैंडिडेट हैं, सबसे पहले लिस्ट आ गई लेकिन प्रचार नहीं हो रहा है, तो क्या वजह है पता नहीं, कोई होगी वैगन आर का मामला। दिल्ली में उलझा तो नहीं दिया उनको? नहीं नहीं नहीं, उलझाया नहीं है, उलझाया नहीं। दिल्ली में हाँ, दिल्ली में उलझाया नहीं है, उलझाया होता तो इतने महंगे महंगे पर्दे और टेलीविजन और ये सब चीजें कहाँ से। नहीं, ये सब तो नहीं, कोविड कई के बार टाइम में लगा है ना प्रशांत जी, देखिए वो तो लग चुका है ना, कई बार ये होता है कि आप अपने ही पर्दे में उलझ के गिर जाते हैं ना, जो लगवाया होता है आपने। नहीं, लेकिन कोविड से बचने के लिए पर्दे लगवाए होंगे ना, वो स्पेशल पर्दे लगवाए होंगे। हाँ, वैसे यार एक बात है प्रशांत भाई, मुझे एक बात जो है सबके सामने स्वीकार करनी है। कल वो एक आंकड़ा आया, उसमें टीवी का दाम लिखा हुआ था। अच्छा, मैंने पढ़ा तो मुझे लगा 1,41,000 होगा, मैंने 1,41,000 लिख भी दिया। बाद में कई लोगों ने कहा भाई गौर से पढ़ो, 10 लाख है। तो जिंदगी में पहली बार मुझे पता चला कि 10 लाख की टीवी होती है। मुझे तो लगता था कि सोनी ब्रेविया दुनिया की सबसे महंगी टीवी है, और वो जिनके घर में है वो बहुत रईस लोग होते हैं। प्रशांत जी, आपने 10 लाख का टीवी देखा है कभी? क्या गरीबों का चैनल, गरीबों का चैनल, गरीब लोग किसी ने नहीं देखा है। हमने अपने टीवी स्टूडियो में वीडियो वॉल देखी जो करोड़ों की आती है, वही लगवा लेते। क्या पता वो लगी हो, वो भी आपको पता ना हो अभी तक। लेकिन 10 लाख का टीवी जो है वो ठीक है, लेकिन देखिए ये देश जो है 10 लाख ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। देखिए ये देश अब 10 लाख के टीवी से आगे एक और मैं बात बता दूं, मैं सुरक्षा कारणों से मकान का पता नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी मकान में, बड़े अहम मकान में अब बड़े बड़े शीशे लग गए हैं, और वहाँ डिजाइनर आते हैं और पगड़ियों और सदरियों के ट्रायल होते हैं। अब ये होता है दिन भर वहां पे। जी, मैं बस यही कह के जो है वो आज की बातचीत बंद करना चाहूंगा कि देखिए मीडिया ने, खैर ये वाली आखिरी जिस खबर की हम बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के घर वाली, एक बात मुझे भी 30 सेकंड की कहनी है। जी, आप अपनी बात कर लीजिए, फिर हम, क्योंकि हम तो एंड पे जाएंगे। मुझे ये कहना है कि बग्गा साहब ने जब लिखा था, और ये लिखते ही रहते हैं लोग, कि नेहरू जी के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे। मुझे लगता है नेहरू जी कितने गरीब थे कि उनको कपड़े धुलवाने पड़ते थे। वो जो शीशे वाले मकान की बात कर रहे हैं, वहां तो एक ऐसा आदमी रहता है जिसको कभी कपड़ा बदलते हुए हमने देखा ही नहीं, जिसको धुलना ही नहीं पड़ता है कपड़ा। जो कपड़ा सुबह पहना वो दोपहर में नहीं पहना, दोपहर में पहना शाम को नहीं पहना, शाम को पहना अगले दिन नहीं पहना, रोज 4 कपड़े पहने जाते हैं, और कोई कपड़ा कभी धुला नहीं जाता। तो एक काउंटर खुलवा दें, वहाँ फैक्ट्री आउटलेट टाइप का काउंटर खुलवा दें। हाँ, सही है, सेकंड हैंड कपड़े बेच दें यार। हमारे जैसे लोग तो नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन थोड़ा हमसे रईस जो लोग हैं शायद सेकंड हैंड खरीद लें। फैक्ट्री आउटलेट सही है। एक बार पहने गए कपड़े जो है वो 2 घंटे, एक बार 2 घंटे पहने गए कपड़े, एक इवेंट में पहने गए कपड़े, बिल्कुल। अलग-अलग से मुझे,
हाँ, तो मुझे यहाँ से दरअसल याद आ रहा है कि एक मंत्री थे केंद्र सरकार के, गृह मंत्री हुआ करते थे, और उनका पद चला गया था इसलिए क्योंकि उन्होंने 2 बार से ज्यादा कपड़े एक दिन में पाटिल साहब, बदल शिवराज लिए थे। पाटिल। जी जी। तो हम वहां से यहाँ पहुंच चुके हैं जहां हर 2 घंटे में लगातार कपड़े जो है वो प्रधान कौमा सेवक जो है वो बदल रहे हैं। और दरअसल 10 लाख के टीवी, ये देश जो है अब जहां खड़ा है वहां एक तरफ 10 लाख का टीवी है और एक तरफ 15 लाख का सूट है। और अब ये हमको तय करना है कि यहां से हमको किस तरफ यात्रा शुरू करनी है, क्योंकि अब दोनों में से किसी तरफ गांधी नहीं है। नेहरू जो है उनकी बात जरूर की जा सकती है कि उनके कपड़े विदेश में धुलने जाते थे तब जब हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे उस दौर में। तो 5 से 6 महीने लगते हैं फ्रांस जाके आने में। जी, तो उनके कपड़े फ्रांस धुलने जाया करते थे। 5 महीने बाद जब उनका कुर्ता धुल के आता था तब वो पहनते थे। कितना मुश्किल होता होगा बंडी में इतना सारा समय काटना है कितने बड़े नेता के लिए। कभी सोच के देखिएगा इस बारे में, कितना संघर्ष जवाहरलाल नेहरू ने भी किया है कि वो 5 महीने जब कपड़े धुल के नहीं आए होते थे। जी प्रशांत जी। और एक इंटायर पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लैब की उड़ी हुई छत जी संतोष जी। दरअसल एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जो लैब है, देखिए साइंटिस्ट उसमें एक ही है, ये सब शोधार्थी हैं, तो इनसे गलतियां हो रही है, छत उड़ रही है उस चक्कर में। पर खैर, तो कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है देख ही रहे हैं। अगले हफ्ते जो है फिर लेकर आएंगे साहब टीवी और गुलाम। अगले हफ्ते एक मेहमान भी साथ में होंगे भारत के बाहर से। कर्नाटक जी, प्रशांत जी कर्नाटक जा रहे हैं, तो हो सकता है प्रशांत जी कर्नाटक से ही लाइव बैठे हो और हम जो है यहाँ पे नाटक कर रहे हो अगले एपिसोड का आपके लिए साहब टीवी गुलाम में। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अगला शो मैं कर्नाटक में करूंगा, मैसूर से करूंगा आप लोगों के साथ, और वहीं से जहां पे टीपू सुल्तान का नाम लेने में अब डर रहे हैं लोग। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जब जा रहे हैं तो ये डिमांड रखाइएगा कि मैसूर पाक का नाम बदल के मैसूर पवित्र किया जाए। बिल्कुल। हाँ। और दोस्तों हम ये नाटक करते रहेंगे, आप करते रहिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ज्वाइन, जो भी आपका मन करे। हमारा नाटक जारी रहेगा जब तक आपका करना जारी रहेगा। और देखते हैं अगले हफ्ते कि कर्नाटक में कौन कौन से नाटक चल रहे हैं डिटेल में। बहुत शुक्रिया। इंडिया विद बुलडोजर तो कैसे कर सकते हैं? ऐसे भी लोग हैं जो खबरों से गद्दारी करते हैं। अब आप अर्बन कोई हमारे अर्नब को ही देख लीजिए।